नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। एक छोटा सा दौरा सियासत को कितना हिला सकता है, जानना है तो गुरुवार की घटना को समझिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की राजधानी लखनऊ से दिल्ली के लिए क्या रवाना हुए, सुर्खियां बदल गई। 2 दिन के दौरे से यूपी से लेकर दिल्ली तक हलचल कई गुना तेज कर दी गई। लेकिन इन हलचलों के मायने क्या है, योगी का दिल्ली दौरा क्या कहता है, इस दौरे की इनसाइड स्टोरी और योगी के दिल्ली आने का असर, सब कुछ अगले आधे घंटे में प्राइम न्यूज पर आपको दिखाएंगे। मिशन 2022 की तैयारी, बैठकों का दौर जारी। चुनाव से पहले दिल्ली से यूपी तक हलचल तेज। योगी की हाई लेवल मुलाकात, क्या हुई बात? योगी खुद दिल्ली आए या दिल्ली बुलाए गए? दो 2022 का पड़ाव 2024 पर है असली दाव। मुलाकातों के दौर में चल रहा कयासों का जोर। लखनऊ से दिल्ली तक सियासत का महामंथन। यूं तो साल 2022 में अभी 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन साल 2022 को सिर्फ 2022 की तरह नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह वो साल है जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं। और यूपी का चुनाव सिर्फ यूपी का नहीं होता, बल्कि इसका असर दिल्ली तक होता है। यूपी के चुनाव में खेला जाने वाला हर दाव दिल्ली की गद्दी पर भी असर डालता है। ऐसे में करीब 2022 जो नजदीक आ रहा है, उससे पहले योगी का दिल्ली दौरा क्या कहता है, जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहले भी आए, लेकिन जितनी हलचल उनके दिल्ली आने से अभी मची है, उतनी सरगर्मियां पहले कभी नहीं देखी गई। केंद्रीय नेतृत्व से मतभेदों की खबरों के बीच योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। कहा जाता है कि राजनीति और सियासत में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में रहने के बाद अचानक 10 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 1:35 पर दिल्ली के लिए अचानक रवाना हो जाते हैं, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में और गर्माहट आ जाती है, उठापटक और तेजी आ जाती है। राजनीति के नए जानकार, राजनीति के जानकार एक बार फिर नए कयासों को लगाना शुरू कर देते हैं।
मतभेदों की खबर और तमाम हलचल के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला लखनऊ के हिंडन एयरपोर्ट और हिंडन एयरपोर्ट से दिल्ली पहुंचा। जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। लेकिन कहानी में उस वक्त ट्विस्ट आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के बीच अनुप्रिया पटेल की एंट्री हुई। अब की बार हो सकता है यहाँ पे दो मायने निकल सकते हैं कि हो सकता है अमित शाह जी ने अनुप्रिया पटेल जी को बुलाया था या अनुप्रिया पटेल जी खुद गई थी। किसने किसको बुलाया ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर अमित शाह जी ने बुलाया होगा तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर प्रयागराज और मिर्ज़ापुर वगैरह के एरिया में जो सीटें हैं वहाँ पे हो सकता है कि कुछ एक स्ट्रेटजिक एडवांटेज लेने के लिए उनको टाई अप की ज़रूरत महसूस हो रही हो। अगर अनुप्रिया पटेल खुद गई होंगी तो उसका एक बड़ा सिंपल सा मायने है कि बीजेपी से अलग हो जाने के बाद अनुप्रिया पटेल जी की या उनके पार्टी की क्या हैसियत रही है उन जगहों पे, उन एरिया पे जहाँ की वो कभी जीतती थी, ये शायद उनको समझ में आ गया हो। तो हो सकता है उनको भी ये लग रहा हो कि बगैर बीजेपी के सहारे के हम वो परफॉर्म न कर पाए, अपना दल वो परफॉर्म न कर पाए। अगर आप खुद जो है अपने तैर करके जो है भवसागर पार नहीं कर पा रहे हैं तो बेहतर ये है कि किसी अच्छे नाविक के नाव पे आप सवार होकर के भवसागर पार कर जाइए। अगर अनुप्रिया पटेल खुद गई होंगी मिलने के लिए तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि चुनावी भवसागर उनको पार करना है। एक अच्छे नाविक और अच्छे नाव की तलाश में वो गई हैं। राजनीति के विशेषज्ञों के अगर तुम माने तो दिल्ली का दौरा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है वह काफी बड़े संकेत लेकर आ रहा है। तो वहीं बीएल संतोष जो संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं जो लखनऊ में 3 दिवसीय दौरे पर आए थे, बैठक हुई थी। उस बैठक के दौरान ये साफ हो गया था कि बीजेपी में 2022 में जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है उसमें चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। तो वहीं रणनीतिकार के रूप में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह होंगे। तो आखिरकार मुख्यमंत्री के दौरे का मायना क्या है? तो वहीं कायसों से माने तो लगातार जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि यूपी में जो मंत्रिमंडल में 7 पद खाली है उसको जाति समीकरण के आधार पर भरना है और साथ ही साथ संगठन और सरकार के बीच में तालमेल को लेकर ये बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने जो केंद्र नेतृत्व से मुलाकात की। लखनऊ से दिल्ली तक मची सियासी हलचल के बीच तमाम तरह के नए कयास लगाने जाने लगे। लेकिन इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ के दिल्ली आने का मतलब यूपी मंत्रिमंडल में खाली हो चुके 7 पदों को भरने को लेकर भी जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री का अचानक दिल्ली पहुंचना और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने के बाद कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलें लगाए जा रहे थे वह अटकलें एक बार फिर तेज हो गए। इन अटकलों को हवा तब मिली जब सूत्रों के अनुसार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत नारायण मिश्रा यानी जेपी नड्डा ने मुलाकात की। तो ठीक एक दिन पहले जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जितिन प्रसाद ने मुलाकात की। तो वहीं जितिन प्रसाद ने जेपी नड्डा और देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की जानकारी हालांकि बयान नहीं की, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात को लेकर उन्होंने शिष्टाचार भेंट बताया। यूपी में चुनाव से पहले ही मची हलचल और योगी आदित्यनाथ का अचानक दिल्ली पहुंचना, इस बीच संकेत ये भी है कि कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद को योगी सरकार में जरूरी जगह दी जा सकती है। और चुनाव के मद्देनजर जितिन प्रसाद का रोल क्या होगा ये भी तय करना है, क्योंकि चुनाव के बीच जितिन प्रसाद के जरिए बीजेपी ब्राह्मण कार्ड खेल सकती है। यूपी वगैरह के इलेक्शन या अपने देश में इलेक्शन में कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड जाति पाति धर्म वगैरह ये सब भी फैक्टर होता है। कितने % वो इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक को वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन कहीं न कहीं ये बैक ऑफ द माइंड ये फैक्टर होता है। तो इन सारी चीज़ों का जो है प्रभाव यूपी के चुनाव पे डाला जाएगा। देखना ये है कि किस तरह की प्रोफाइल जितिन प्रसाद जी को दिया जाता है, किस तरीके से उनका प्रयोग किया जाता है। यूपी चुनाव में लिमिटेड प्रयोग किया जाता है, मतलब केवल उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या कुछ 2-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी या एक बेल्ट में किया जाता है, या पूरे यूपी के इलेक्शन के लिए उनका प्रयोग किया जाता है।
किस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, उनका पार्ट मतलब कि किस स्ट्रेटजिक पार्ट के लिए। जो रणनीति होती है उसमें कई फेज होते हैं और कई जो है पार्ट्स होते हैं, तो किस स्ट्रेटजिक पार्ट के लिए जो है उनका प्रयोग किया जाता है, ये एक देखने वाली बात है। यूपी की सियासत में जितिन प्रसाद कितना असर डालते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले लखनऊ में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की बैठकों और बीएल संतोष की रिपोर्ट के बाद ये साफ हो गया कि पार्टी योगी आदित्यनाथ को उनकी जगह से नहीं हिला सकती। लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी अपने आप को मजबूत करने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इनके पास टीम बहुत ज़्यादा है, टैलेंट इनके पास है, पूरी व्यवस्था है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट माइक्रो लेवल का जो होना चाहिए। रिसर्च वगैरह ऑलरेडी इनके चलते रहते हैं, नब्ज वगैरह को ये लोग टटोलते रहते हैं। इनके साथ चलने वाले बहुत सारे संगठन हैं, तो सारे संगठनों को मिला करके और इंटीग्रेटेड वे में टूल्स एंड टेक्निक का प्रयोग करके, और फार्मूला भी इंटीग्रेटेड होगा। आप देखिएगा कि जब इलेक्शन आएगा तो बीजेपी का जो घोषणा पत्र होगा, जो मुद्दे होगा, डेफिनेटली वो एरिया वाइज भी स्पेसिफिक होगा और ओवरऑल यूपी के लिए भी होगा। फार्मूले में 2-3 पार्ट में फार्मूला बटा रहता है। एक तो होता है ओवरऑल स्टेट के लिए, ओवरऑल यूपी के लिए इनके मुद्दे क्या होंगे। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्षेत्र विशेष के लिए मुद्दे क्या होंगे। जैसे पश्चिमांचल के लिए, वेस्टर्न यूपी के लिए अलग मुद्दा होगा। जब ये लोग कैंपेन करने स्टार प्रचारक आएंगे तो वेस्टर्न यूपी में वेस्टर्न यूपी के मुद्दों को हाईलाइट करेंगे, ईस्टर्न यूपी में ईस्टर्न यूपी की जो ज़रूरतें हैं, बुंदेलखंड में बुंदेलखंड की, सेंट्रल यूपी में सेंट्रल यूपी के जो मुद्दे हैं उनको हाईलाइट करेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव महज 7 से 8 महीने दूर है। ऐसे में केंद्र सरकार योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटाने का रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में पिछले कुछ दिनों से उठापटक की स्थिति चल रही है, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी गहमा गहमी पैदा कर रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी ए.के. शर्मा को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में क्या जगह मिल सकता है। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि पीएम मोदी ए.के. शर्मा को अच्छा पद देना चाहते हैं, दायित्वों को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार इसके पक्ष में नजर नहीं आ रही है, जिसके बाद से लगातार विवादास्पद स्थिति बनी है उत्तर प्रदेश में। यूपी से लेकर दिल्ली तक मची हलचल के बीच नजरें भले ही 2022 पर हों, लेकिन निशाना 2024 पर है, क्योंकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने न सिर्फ यूपी के अपने दुर्ग को बचाने का चैलेंज है, बल्कि पहले से भी बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती है। ऐसे में दिल्ली में चल रहा बैठकों का दौर यूपी की सियासत पर असर दिखाएगा। दिल्ली में हो रहे मंथन के बीच यूपी में हलचल है। सवाल यह है कि आखिर केंद्र सरकार से क्या आदेश आता है। देखना यह दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या उलटफेर करती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि यूपी में अपना दुर्ग बचाने के लिए वो किसी हद तक जा सकती है, क्योंकि 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव पर निर्भर करता है, और इसी वजह से भाजपा में लगातार मंथन का दौर जारी है। मीटिंग्स हो रही हैं, दौरे हो रहे हैं, बड़े पदाधिकारी अपने अपने स्तर से राज्य का दौरा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं, संगठन के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, निर्णय लेने के लिए भाजपा के बड़े नेता सम्मिलित हो रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश राजनीति में आखिर किस तरह के बदलाव भाजपा करती है, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ती है। कैमरामैन सौरभ के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अचानक दिल्ली पहुंचने के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय नेतृत्व से सीएम योगी की मुलाकातों को कई मायनों से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में मंथन के दौरान बीजेपी की नजर न सिर्फ 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव पर है, बल्कि निशाना 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के दौरे के कई पहलू बन जाते हैं। इन पहलुओं को समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
पार्टी की तरफ से भले ही किसी तरह की आधिकारिक जानकारी ना दी गई हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी के दौरे के साथ ही सियासी हलचलों ने तेजी मचा दी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के साथ ही सियासी हलचलें भी तेज हो गई हैं। 2022 के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी जीत में किसी भी तरह की कसर छोड़ना नहीं चाहती। 2022 में होने वाले चुनाव 2024 की दिशा और दशा तय करेंगे। जाहिर है बीजेपी को अपनी जीत के लिए एक मजबूत फॉर्मूला तैयार करना होगा। लेकिन यूपी का और देश का भी इलेक्शन अब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि फार्मूला विद इन फार्मूला, यानी माइक्रो लेवल पे आपको देखना पड़ता है कि कहाँ क्या फार्मूला होगा। हो सकता है कि एक एग्जांपल लीजिए कि पूर्वांचल के लिए एक अलग फार्मूला होगा, क्योंकि वहाँ की चुनौतियाँ, वहाँ के लोगों की पसंद नापसंद अलग है। पूर्वांचल में भी देखा जाए तो हो सकता है गोरखपुर ज़िले में जितनी सीटें हैं उनके लिए फार्मूला अलग होगा। फर्दर देखा जाए तो एक ज़िले में जितनी सीटें हैं हर सीट के लिए अलग फार्मूला होता है, हर बूथ के लिए अलग फार्मूला जो है होता है। और बीजेपी के अंदर ये खासियत है इनके अंदर मैनेजमेंट की, और इनके पास जो टीम है वो बड़े माइक्रो लेवल पे जाते हैं। पन्ना प्रमुख वगैरह का कॉन्सेप्ट और बूथ मैनेजमेंट का आपने देखा तो एक पन्ना प्रमुख के लेवल पे भी जो चुनौतियां होती हैं दूसरे पन्ना प्रमुख से बहुत अलग होती हैं। एक बूथ का जो फार्मूला होता है वो दूसरे से अलग होता है। लेकिन एक अगर लाइन में बोला जाए तो यूपी का इलेक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है ड्यू टू सर्टेन रीज़न, और इतनी डाइवर्सिटी है यूपी के इलेक्शन में कि कोई भी पार्टी अगर ये सोचे कि हम कोई एक फार्मूला अपना करके जीत जाए तो वो नहीं हो सकता है। दिल्ली से लेकर यूपी तक योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। भले ही पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर कोई पुख्ता बयान नहीं दिया गया, लेकिन चुनाव से ठीक पहले मुलाकातों का दौर तेज होने के साथ ही अब प्रदेश में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वाली पार्टी अपना दल की भूमिका को लेकर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रयागराज यानी गंगा और यमुना के उस तरफ से होते हुए, पार से होते हुए मिर्ज़ापुर वगैरह के अगर उसमें आप ये देखेंगे तो कुर्मी और पटेल वगैरह का जो ये वोट बैंक है उस पर इन लोगों का काफ़ी प्रभाव है। काफ़ी प्रभाव होने का मतलब ये है कि ठीक है अनुप्रिया पटेल अकेले दम पे तो नहीं जीत सकती हैं, लेकिन जो एडिटिव वोट्स होंगे अनुप्रिया पटेल का जो अपना वोट बैंक है या इस पार्टी का जो अपना वोट बैंक है वहाँ पे, वो अगर एडिशन बीजेपी को हो जाए या किसी भी पार्टी को हो जाए तो जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मुझे लगता है कि अब की बार चुनावी चुनौतियाँ ऐसी हैं कि संभवतः इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा है कि अनुप्रिया पटेल जी को भी साथ लिया जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंची। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ और पटेल से मुलाकात की जानकारी ट्वीट कर दी और इसी के साथ साथ तस्वीरें भी साझा की। उत्तर प्रदेश के ही निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय कुमार निषाद और संत कबीर नगर से सांसद प्रवीण निषाद से भी गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। अमित शाह की पटेल और निषाद पार्टी के नेताओं से मुलाकात को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी सहयोगी पार्टियों को साधने की भाजपा के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यूपी में 2022 में होने वाले चुनाव से पहले चल रहे महामंथन के जरिए बीजेपी ने अपने सभी साथियों को साथ लाने की कवायद शुरू कर दी है। ये कयास भी है कि चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही पार्टी अंदर खाने सभी की नाराजगी को दूर करने की कोशिश में है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में ए.के. शर्मा को उतारने के बाद बीजेपी ए.के. शर्मा को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी में है। अभी उत्तर प्रदेश में जो यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कि यूपी दरबार और दिल्ली दरबार में जो बड़ा अंतरकलह छिड़ा हुआ था, उसका एक बड़ा कारण कहीं न कहीं ए.के. शर्मा थे। ए.के. शर्मा एक तरह से काफ़ी गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उन्होंने लंबे समय से काम किया है। उन्होंने अपने रिटायरमेंट 2 वर्ष पहले लिया, उनको MLC बनाया गया। तो देखिए, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हैं तो कहीं न कहीं वहाँ पे विधायकों का काफ़ी ज़्यादा असंतोष था। उस दृष्टि से केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया था कि उनको एक तरह से इस सरकार में उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, गृह और नियुक्ति जैसे प्रमुख विभाग उन्हें दिए जाएं।
पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले एके शर्मा को पार्टी ने किसी उल्का पिंड की तरह प्रदेश की सियासत में उतारा है। लेकिन एके शर्मा के यूपी की सियासत में पहुंचने के मायने हैं कि प्रदेश में एक नया पावर सेंटर बनना। लेकिन चुनाव करीब आने के साथ ही अब एके शर्मा के कद को लेकर नए नए कयास लगाए जा रहे हैं। अगर इसको हम लोग देखें तो योगी जी नहीं चाहते थे कि कोई अलग से पावर सेंटर बने, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के दूत के रूप में आए थे। तो ऐसे में स्पष्ट है कि अगर वो मंत्रिमंडल में शामिल होते तो वो अलग सा पावर सेंटर बनता और योगी जी की शक्तियों में कहीं ना कहीं कमी आती। ये योगी जी चाहते नहीं थे। लेकिन ये रस्साकसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ऐसे में संघ को भी एक्टिव होना पड़ा। योगी जी के साथ कई कमियां भी हैं, कई विशेषताएं भी हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में हमें ऐसा लग रहा है कि संघ ने जो आरएसएस ने जिस प्रकार से प्रयास किया है भाजपा और के जो है कि केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के बीच में जो तालमेल स्थापित करने के लिए, तो वैसे में फिर अरविंद कुमार शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल ना किया जाए, थोड़ा ये अभी भी आश्चर्यजनक चीज़ होगा। हमें लग रहा है कि संभवतः उन्हें भी स्वीकार किया जाएगा। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए पूर्व प्रशासनिक अधिकारी व विधान परिषद एके शर्मा भी दिल्ली में हैं। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने भी कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की है। एके शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी करीबी माने जाते हैं। इस मुलाकातों के दौर के बारे में बीजेपी के नेताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों की तरफ से आधिकारिक रूप से तो कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों की माने तो ये कवायद जितिन प्रसाद और एके शर्मा समेत कई नेताओं को उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल किए जाने को लेकर हो रही है। जितिन प्रसाद राज्य के जाने माने ब्राह्मण परिवार से आते हैं, तो वहीं एके शर्मा भूमिहार बिरादरी से संबंध रखते हैं। एके शर्मा के साथ ही जितिन प्रसाद के रोल को भी योगी के दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि जितिन प्रसाद को चुनाव से पहले कितनी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि अब सबसे बड़े विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। जाहिर है पार्टी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती। कितना इम्पोर्टेंट है डिपार्टमेंट उनको या विभाग कोई बहुत इम्पोर्टेंट मिला कि नहीं मिला, ये चीज़ जो है दिमाग में रख करके कैबिनेट का विस्तार नहीं किया जाएगा। कैबिनेट का अगर विस्तार किया जाएगा तो वो इस चीज़ को रख करके किया जाएगा कि कैसे जो है चुनावी माहौल को अपने फेवर में किया जाए और कौन आदमी या कौन नेता किस तरीके से कारगर हो सकता है, कितना कॉन्ट्रीब्यूटिव हो सकता है, उसके सारे यूएसपीज़ को, सारे कैरेक्टरिस्टिक को, पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक और एक्सपर्टाइज को देखते हुए उसका कहाँ प्रयोग किया जाए, किस विधानसभा से प्रयोग किया जाए, मास लेवल पे यानी पूरे यूपी के लेवल पे कैसे जो है उसको प्रयोग किया जाए। हो सकता है स्टार प्रचारक के रूप में भी एक वोटर के एक धड़े को प्रभावित करने के लिए स्टार प्रचारक के रूप में भी या कुछ और एक्स्ट्रा वजन देते हुए उनको हाईलाइट किया जाए, प्रचार सभाओं में उनको बुलाया जाए, कुछ एक्स्ट्रा उनको प्रिविलेज दिया जाए। तो कैबिनेट का अगर विस्तार होगा और उसमें जितिन प्रसाद को अगर कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो वहाँ पे भी फोकस यही रहेगा कि वोटर्स के पूरे यूपी में एक धड़े को कैसे कन्विंस किया जाए। तमाम कयासों और तरह तरह के तर्कों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली पहुंचने और हाई लेवल बैठकों के बाद ये साफ हो गया कि बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में है। दिल्ली और यूपी दरबार के बीच बैठकों के दौर के बाद ये साफ हो गया कि चुनाव से पहले योगी अपनी जगह पर कायम रहेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल शायद पहले जैसा ना रहे। योगी जी जो दिल्ली पहुंचे हैं, कहीं न कहीं संघ जो है कि ने कुछ पैचअप कराने के प्रयास किए हैं। संभवतः अभी त्वरित तौर पर नहीं, लेकिन मंत्रिमंडल का कुछ विस्तार हो और उसमें कुछ न कुछ एक तरह से योगी जी को सहमत करने के प्रयास हुए हैं दोनों तरफ से। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। पार्टी भले ही इसको स्वीकार ना करे, लेकिन उसमें अलग अलग सी आंतरिक स्थितियां हैं। नहीं तो अगर सब कुछ अगर सामान्य चल रहा होता, केवल 2022 की तैयारी की बात चल रही होती या फिर कोरोना मैनेजमेंट की बात चल रही होती, तो फिर इतना ज़्यादा राजनीतिक हलचल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नहीं होता। तमाम तर्कों के बीच अब ये तय है कि बीजेपी 2024 से पहले 2022 में अपना दुर्ग बचाए रखने की पूरी कोशिश करेगी और इस कोशिश में आने वाले समय में बदलाव भी देखा जा सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प है बैठकों का नतीजा क्या निकल कर आता है।
इन सब के बीच देखना दिलचस्प होगा कि इन बैठकों का क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, क्योंकि चुनाव दूर नहीं। इन चुनाव को साधने के लिए बीजेपी क्या समीकरण अपनाती है, क्योंकि इसी पर निर्भर होगा कि चुनाव के नतीजे क्या निकलकर सामने आएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि बीजेपी इस बार पूरा एड़ी चोटी का जोर इन चुनाव में लगाने वाली है, क्योंकि 2022 के बाद 2024 है और राजनीति की एक पुरानी कहावत है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ मैं शर्मा, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।